हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। और हम लोग यहाँ पे यूपी टेट साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के दूसरे लेक्चर की तरफ आज स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग जो शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा सा 5 मिनट रिवीजन मोड में समझ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। किसके बारे में पढ़ा था? ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स के बारे में हमने आपको बताया था। वो चारों जो स्टेप्स थे, पहला वाला जो स्टेप्स था उसमें मैंने आपको बताया था क्या था? व्यवहार का। व्यवहार वाला सबसे लास्ट में होगा। जो हमारा पहला था वो था आत्मा का विज्ञान। किसका था? आत्मा का। दूसरा था मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और जो तीसरा था वो हमारा था चेतन का विज्ञान। और चौथा था हमारा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो ये चारों चीजें जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो मेरा निकल के आता है, पहली बार ये मेरा निकला था 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में ये आया था, 17वीं शताब्दी में ये आया था और 18वीं शताब्दी में ये आया था। 19वीं शताब्दी को छोड़ देते हैं, 20वीं शताब्दी में ये आया था। तो यहाँ पे हम लोगों का ये बातें क्लियर हो गया है। अब हम लोग समझते हैं अगला, जो अगला पॉइंट है कि जो ये मनोविज्ञान है, जो ये मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये जो मनोविज्ञान है हमारी, इस मनोविज्ञान आखिर ये आया कहाँ से? तो ये हमारा आया था कहाँ से? दर्शन शास्त्र से आया था। कहाँ से आया था? ये हमारा दर्शन शास्त्र से आया था। अब यहीं पे एक बात उठती है कि अगर ये दर्शन शास्त्र से आया है तो ये दर्शन शास्त्र का एक छोटा अंग है, छोटा अंग है। इसका यह मतलब हुआ कि ये अगर एक पूरी तरह से बॉडी है, पूरी तरह से यह बॉडी है, तो इसका छोटा सा हाथ भर ही है। तो इसका यही मतलब है कि दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा है। दर्शन शास्त्र बहुत बड़ा है। दर्शन शास्त्र क्या है? बहुत बड़ा है। और यह जो है बहुत छोटा सा है। अभी मैंने इसके बारे में लिखा कि बहुत छोटा सा अंग है। तो ये भी बात क्लियर हो गया। अब यहीं पे हम लोग ये समझते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र की अगर मैंने बात किया तो इसी दर्शन शास्त्र से क्या निकला? मनोविज्ञान निकला। और इसी मनोविज्ञान से हम लोगों ने आपको बताया कि आत्मा का विज्ञान निकला। और इसी आत्मा के विज्ञान से अभी मैंने बताया मन या मस्तिष्क का विज्ञान निकला। और यहाँ से हमारा निकला था चेतन का विज्ञान, और यहाँ से फिर हमारा चेतन का विज्ञान, और यहाँ से हमारा व्यवहार का विज्ञान आया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो हमारी बात होती है यहाँ पे है कि अब ये साइकोलॉजी शब्द है, जो साइकोलॉजी शब्द ये कहाँ से आया? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? गैरिट ने बताया। क्या बताया? कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये साइकोलॉजिया से निकला है। साइकोलॉजी शब्द कहाँ से निकला है? साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया कैसा है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो साइकोलॉजिया लैटिन भाषा से निकला हुआ है। अब यहाँ पे आया कि इस साइकोलॉजिया का पहला प्रयोग किसने किया था? तो 1506 ईस्वी में मार्को मैरोलिक ने किया था। मार्को मैरोलिक ने किया था। यहीं पे एक बात समझ में ये आई कि जो साइकोलॉजी है ये कितने शब्द से मिलकर बना है? 2 शब्द। पहला शब्द जो हमारा है वो है साइके, और दूसरा जो मेरा है वो है लोगोज। तो साइके और लोगोज ये दोनों जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये दोनों शब्द कैसे हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब अगर मैं आगे बात करूं कि साइके का मतलब क्या होता है? जो साइके है, इस साइके का मतलब होता है आत्मा। और लोगोस शब्द जो है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। इसका क्या मतलब? जो आत्मा का अध्ययन करे, जो आत्मा का क्या करे? जो आत्मा का अध्ययन करे उसे ही हम लोग
अध्ययन करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आई कि जो आत्मा के लिए साइके शब्द का प्रयोग किया गया था वो किसने किया था, तो वो किया था गैरिट महोदय ने। गैरिट महोदय के बारे में अब हम लोग समझते हैं। क्या किया था गैरिट, ऐसा क्यों बताया, क्योंकि ये अरस्तु का क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। गैरिट अरस्तु से प्रेरित था। गैरिट जो है अरस्तु से क्या था, प्रेरित था। और क्यों प्रेरित था, क्योंकि वो अरस्तु का दर्शन पढ़ रहा था, इसीलिए उसने उसकी जगह, किसकी जगह, साइके की जगह पे, किसकी जगह पे, साइके की जगह पे क्या प्रयोग किया, जो ये साइके है इस साइके की जगह पे क्या प्रयोग किया, आत्मा का प्रयोग किया। और किसने किया था, अभी मैंने बताया किसने, गैरिट ने किया था। और उसके करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि उसने अरस्तु का अध्ययन कर रहा था। वो किसका अध्ययन कर रहा था, अरस्तु का अध्ययन कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। अब एक बात है कि अरस्तु की बात अगर मैं करूं तो अरस्तु पहला ऐसा दार्शनिक था जिसने दर्शन में परमात्मा का अध्ययन करने के बजाय आत्मा का अध्ययन, आत्मा के जरिए मनुष्य का अध्ययन करने का काम किया। उसने ये बताया था कि आप परमात्मा का अध्ययन न कीजिए, आप किसका अध्ययन न कीजिए, परमात्मा का, आप सिर्फ और सिर्फ आत्मा का अध्ययन कीजिए, मनुष्य के बारे में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। फिर आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है अरस्तु का मानना था कि मनुष्य की ज्ञानेंद्रिय जो भी अनुभव ज्ञान करती हैं वह सारा अपने आत्मा को दे देती हैं। इसका एक मतलब है कि जो ज्ञानेंद्रियों की बात हुई है, किसकी बात, ज्ञानेंद्रियों की जो बात हुई है, तो ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, अभी आपको पता है, आँख, नाक, कान, उसके बाद जीभ और उसके बाद त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसलिए अब अगर अरस्तु ने 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव की बात किया जो है, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें वही क्या बताया कि आप जो है मनुष्य के किसका अध्ययन कर लीजिए, आत्मा का अध्ययन कर लीजिए तो सब कुछ पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि परमात्मा का अध्ययन करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका अध्ययन कीजिए, आत्मा का अध्ययन आप लोग कर लीजिए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब इसी के बाद हमारे आए कौन, गैरिट महोदय। गैरिट जो थे, गैरिट के बाद कौन आया, केलर आया। गैरिट किसका अध्ययन कर रहा था, अभी आपको मैंने बताया कि गैरिट किसका अध्ययन कर रहा था, तो गैरिट अरस्तु का अध्ययन कर रहा था, किसका, अरस्तु का। और गैरिट के बाद कौन आया, तो केलर आया। गैरिट के बाद जो आया केलर, इसने क्या कहा, इसने कहा दर्शन विज्ञान मनोविज्ञान की जननी है। जननी का अगर मतलब हुआ तो ये माँ समान होती है, कौन, जननी। अब दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है, इसका सीधा सा मतलब है जो दर्शन शास्त्र है अगर ये माँ है तो मनोविज्ञान कौन है, ये एक तरह से पिता है। एक बात ये समझिए, माँ जो होती है वो पूरे दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति की है, पूरे दर्शन शास्त्र की, और उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो निकाला है मनोविज्ञान को, वो पिता के बारे में बात किया है। तो मनोविज्ञान एक पिता का काम करेगा, यहाँ पे दर्शन शास्त्र एक माँ है। माँ का रोल तो बहुत ही बड़ा होता है, आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो यही बात है कि अरस्तु जो है, इसी बात पे बोला गया कि अरस्तु जो है मनोविज्ञान का जनक है। यानी एक बात तो स्पष्ट हो ही गई कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकली है, और मनोविज्ञान की अगर मम्मी की बात करें तो वो दर्शन शास्त्र है, और पापा की बात करें तो उसमें मनोविज्ञान में उसका हाथ अरस्तु पे जाता है कि अरस्तु ने वो बात किया था। अब बात आती है क्वेश्चन, क्या गैरिट द्वारा दिए गए अर्थ मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, इस बात का खंडन हुआ? तो हाँ, इस बात का खंडन हुआ था। कैसे हुआ इस बात का खंडन? तो अभी हम लोगों ने समझा कि जो यह आत्मा है, कौन, ये जो आत्मा है, ये आत्मा कैसी क्रिया है, एक अमूर्त क्रिया है। और अमूर्त क्रिया क्या होती है, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो कहते हैं अमूर्त क्रिया की। अगर मैं बात करूं अमूर्त क्रिया, तो अमूर्त क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती
है। अब ये बताइए कि अगर ये दिखाई नहीं देती है तो क्या विज्ञान इसे मानेगा? विज्ञान इसे नहीं मानेगा, इसे कह देगा कि हम इसे खारिज करते हैं, हम इसे नहीं मानेंगे। तो विज्ञान किसे मानता है? जो मूर्त होती है उसे मानता है। विज्ञान किसे मानता है? मूर्त क्रिया। इसका क्या मतलब? जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसे विज्ञान क्या करता है? मानता है। अब इसीलिए अब अगर मैं बात करूं, इसीलिए जो है आत्मा का जो विज्ञान था, किसका विज्ञान? आत्मा का जो विज्ञान था, इस आत्मा के विज्ञान को कौन नहीं माना? इस आत्मा के विज्ञान को विज्ञान जो है, साइंस जो है, उसने नहीं माना। उसने कहा कि ये जो है इसको हम लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक अमूर्त क्रिया है। और अमूर्त क्रिया क्या होती है? जो आंखों से क्या हो? दिखाई ना दे। अभी हमने आपको अच्छे से बताया। विज्ञान सिर्फ देखने में ही विश्वास करती है कि जो इधर देखिए, मनोविज्ञान का संबंध विज्ञान से होता है और विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। किस पे? प्रयोग पर। आत्मा कभी प्रयोग का विषय हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि यह कैसी क्रिया है? अमूर्त क्रिया है। इसीलिए क्योंकि यह दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसका जो खंडन था आत्मा का अध्ययन, यह क्या हो गया? यह माना नहीं गया। तो हम लोगों ने आज जो समझा, क्या इसमें आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत लगी? अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हाँ, एक चीज समझ लीजिए कि जो यहाँ पे अभी हमने समझाया आपको कि दर्शन शास्त्र के बारे में समझाया, दर्शन शास्त्र के बारे में और मनोविज्ञान के बारे में, दोनों पहले क्या थी? पहले दोनों एक थी। बाद में इस मनोविज्ञान को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्र दर्जा प्राप्त हो गया। इसे क्या हो गया? प्राप्त हो गया। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका सीधा मतलब यही है कि मनोविज्ञान अब अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। किससे? इसी दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। तो अगर यह अलग हुआ है तो इसको अलग होने के लिए या अलग किसने किया? तो यहाँ पे पूछा जाता है, या स्वतंत्र दर्जा किसने दिया? तो यहाँ पे उस मनोवैज्ञानिक का नाम है विलियम वुंट। क्या नाम है? विलियम वुंट नाम है। इसी मनोवैज्ञानिक ने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से क्या कर दिया? अलग कर दिया, या स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त करवा दिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले दोनों एक हुआ करती थी, लेकिन बाद में यह अलग हो गया, स्वतंत्र विषय का दर्जा प्राप्त हुआ। विलियम वुंट ने इसे कराया। अब अगर विलियम वुंट की बात हो रही है तो ये भी समझ लीजिए, विलियम जो वुंट हैं, वो विलियम वुंट क्या हैं? ये विलियम वुंट फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। क्या है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। इसका क्या मतलब हुआ? कि ये हमारे मनोविज्ञान के पिता हैं। मनोविज्ञान के पिता या फिर जनक, पिता हैं या फिर ये जनक हैं। ठीक है ना? अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो हम लोग अपना मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।